तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थर्ड क्लास से, ठीक है। अपने ऑलरेडी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला 2 क्लास कर चुके हैं, करेक्ट। ये जो अपने पहला 2 क्लास किए, अपने इसमें पढ़े कि भैया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, करेक्ट। अपने ये अपने सबसे पहले क्लास में समझ लिए थे। देन फिर हम लोग ये कवर किए थे कि भैया अपने को इसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना रहता है तो इसको मैं 2 तरीक़ा से कर सकता हूँ। या तो भैया मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके कर सकता हूँ सॉल्व और फिर अपना ज़ीरो प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, या फिर मैं इसको अपना फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। और वो फार्मूला क्या था मेरा, दिस वाज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, करेक्ट। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला था जिसको अपने श्रीधर आचार्य का फार्मूला बोलते हैं। तो जिस समय मैं अपना मिडिल टर्म नहीं लगा पा रहा था उस समय मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा श्रीधर आचार्य का फार्मूला लगा के मैं अपना फार्मूला से रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकाल लूँ, करेक्ट। अब अपने जो क्लास 11 में एक चीज़ नया नोटिस कर रहे थे, डैट वॉज एक ही चीज़, क्या, डैट वॉज मेरा जब मैं सॉल्व करता था तब मेरे को मेरा रूट के अंदर में नेगेटिव्स भी देखने को मिल रहा था। फॉर एग्जांपल -11 रूट के अंदर में मेरे को एक बार देखने को मिला था, ठीक है। अब क्योंकि ये हम लोग के लिए पूरा एकदम नया चीज़ था एंड ये इस चीज़ को अगर मेरे को स्पेसिफिकली और डिटेल में पढ़ना है तो ये अपने पूरा चैप्टर कवर करता है विच इज़ अपना कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बट क्योंकि अभी हम लोग को क्वाड्रेटिक वाला पार्ट सॉल्व करना है तो मैंने बोला था कि वी कैन राइट दिस रूट ओवर -11 को 11 इंटू रूट ओवर -1, करेक्ट। क्योंकि हम लोग को पता है कि भैया रूट a इंटू रूट b मेरा रूट ओवर a भी हो जाता है, करेक्ट। तो इसी लॉजिक को लगा के मैं क्या समझा कि मैं इसको रूट ओवर 11 i लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो एंड ये i क्या था मेरा, दिस i वॉज मेरा आयोटा। आयोटा मतलब कि दिस इज़ एन इमेजिनरी नंबर, ये नंबर मेरा कभी भी नंबर लाइन पे लाई करता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो अपना नंबर लाइन बनाते हैं डैट इज़ ऑफ रियल नंबर्स, पर ये तो मेरा एक इमेजिनरी नंबर है तो इसको मैं अपने नंबर लाइन पे कभी प्लॉट नहीं कर सकता, करेक्ट है, ठीक है। अब क्योंकि अपने को ऑलरेडी अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है, डैट इज़ अपने को रूट्स निकालना आता है। अब अपने बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, डैट इज़ फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, नेचर ऑफ द रूट्स, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है, हम लोग को रूट्स का तो मतलब पता है कि रूट्स क्या होता है मेरा, रूट्स क्या है, रूट्स आर बेसिकली सल्यूशन टू द इक्वेशन। रूट्स क्या होता है मेरा, जो मैंने अपना इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद जो मेरे को 2 वैल्यू या 3 वैल्यू या 4 वैल्यू जो भी मेरे को मिला उसको मैं अपना रूट्स बोलता हूँ। तो जिस तरह से हर एक इंसान का या फिर किसी भी चीज़ का एक नेचर होता है ना, जैसे मैं एकदम स्वीट सा हूँ, एकदम फनी सा हूँ, थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है मेरे को, सबका अलग अलग पर्सनालिटीज़ होता है, सबका अलग अलग नेचर है। इसी तरह मेरा रूट्स का भी नेचर्स होता है, ठीक है। तो रूट्स का मेरे पास 3 नेचर होता है अवेलेबल, ठीक है। मेरे पास कितना रूट्स होता है, नेचर उसका 3 नेचर ऑफ द रूट्स बनता है। सबसे पहला जो मेरा नेचर ऑफ द रूट्स है डैट इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, डैट इज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब पे अभी अपने आएंगे, ठीक है। जो सेकेंड टाइप ऑफ रूट्स है मेरा डैट इज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। और जो थर्ड टाइप का रूट्स है मेरा डैट इज़ इमेजिनरी रूट्स, करेक्ट, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है ना, बेसिकली अपने आप समझते हैं तीनों का मतलब। तीनों का मतलब अपने को क्या बोलता है, जो मेरा फर्स्ट वाला रूट है, ठीक है, जो मेरा फर्स्ट नेचर ऑफ द रूट्स है, ये मेरे को बोलता है कि मेरा जो रूट्स होंगे ना, सबसे पहला उसका फीचर है कि वो रियल नंबर्स होने चाहिए, उसमें आई नहीं दिखना चाहिए। अगर उसमें आई दिख गया तब तो वो मेरा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। तो मेरा जो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है वो मेरा क्या होने चाहिए, वो मेरे रियल नंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर रियल का मतलब होता है रियल नंबर्स, ठीक है। जो दूसरा फीचर होता है डैट इज़ दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए। भैया अलग अलग होना चाहिए क्यों,
बोला है ना रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो जो दोनों रियल नंबर्स होंगे वो सेम नहीं हो सकते, वो दोनों रियल नंबर मेरा अलग ही होना पड़ेगा। मतलब अगर एक नंबर -3 है तो दूसरा नंबर -3 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, बट -3 नहीं हो सकता। समझ में आया? इन द सेम वे अगर मैं अब अपना सेकेंड नेचर ऑफ रूट का बात करूँ, सेकेंड नेचर ऑफ रूट क्या है मेरा? दिस इज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स क्या बोलता है? अगेन भैया मेरा दोनों जो नंबर्स आने चाहिए, जो दो मेरे रूट्स आने चाहिए, वो क्या होने चाहिए? वो अगेन मेरा रियल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला फीचर। पर यहाँ पर मेरा सेकंड फीचर बोलता है दोनों सेम होने चाहिए। दोनों सेम होगा तभी मेरा वो जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल कहलाएगा। ठीक है, इन द सेम वे अगर इमेजिनरी का बात हो रहा है तो इमेजिनरी रूट्स मतलब क्या? वो जो दोनों रूट्स होंगे वो मेरे इमेजिनरी नंबर्स होने चाहिए। अब इमेजिनरी नंबर्स होने चाहिए का मतलब क्या? उसमें मेरा आई देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि अभी अगर अपने रूट ओवर 11 आई देखें, सो दिस इज़ नॉट अ रियल नंबर, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज़ एन इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें आयोटा बैठा हुआ है। क्लियर है? अब भैया आपने ये तो समझ लिया कि भैया मेरा नेचर ऑफ द रूट्स में क्या क्या टाइप्स है। पता कैसे चलेगा कि क्या नेचर ऑफ द रूट्स आएगा? हर बार सॉल्व तो करते फिरेंगे नहीं। अगर मेरे को पूछा है कि भैया वो रूट्स कैसा है, अब अपने बार बार बैठ के अपने उसका डिस्क्रिमिनेंट, उसका अपने -b फॉर्मूला बैठा के तो करेंगे नहीं सॉल्व। तो इसके लिए हम लोग के पास एक शॉर्टकट फार्मूला तैयार है। वो शॉर्टकट फार्मूला क्या है? हम लोग को बोलता है हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट इज कैपिटल डी। ठीक है, और ये कैपिटल डी इज इक्वल टू मेरा श्रीधरा आचार्य का जो फॉर्मूला है उसके रूट के जो अंदर में बैठा हुआ है उसको अपने बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, उसको अपने क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विच इज़ b² - 4ac। ठीक है, अब मेरे को 1 मिनट लगेगा, मैं तुम लोग को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा फार्मूलाज बता सकता हूँ, बट अपने सिर्फ फार्मूलाज कवर नहीं करेंगे, अपने इसका सारा कंसेप्ट भी कवर करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। याद करना इज़ वेरी इजी। तुम लोग को 10 में भी तुम लोग पढ़ा हुआ है, तुम लोग को याद होगा कि भैया जब d इज़ ग्रेटर देन 0 तब मेरा रियल एंड डिस्टिंक्ट आता है, लेस देन 0 है तो इमेजिनरी आता है, इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल आता है। बट अपने सिर्फ ये याद करके नहीं छोड़ेंगे, इस साथ अपने इसका बैकग्राउंड भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहला, जब मेरा रियल एंड डिस्टिंक्ट का बात करता हूँ मैं, तब मेरा d शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब अगर मेरे को जानना है कि मेरा नेचर ऑफ द रूट क्या है तो मेरा सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि मैं अपना b² - 4ac का वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, b² - 4ac का वैल्यू जैसे ही मैं निकाला, अगर वो मेरा ग्रेटर देन 0 है तो मैं बोलूँगा कि मेरा जो रूट्स आना है वो रियल नंबर्स होंगे। करेक्ट, और साथ ही साथ वो क्या होंगे? वो मेरे डिस्टिंक्ट भी होंगे, मतलब दोनों नंबर अलग अलग भी आएंगे। ठीक है, इसी तरह अगर भैया मेरा d 0 के बराबर आ गया तो क्या होगा? तो मेरा जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल आना है। इन द सेम वे मेरा जो रूट्स है वो इमेजिनरी आ जाएगा जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट d 0 से छोटा है। इज दिस क्लियर? पक्का? ठीक है, अब अपने समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये d है क्या? d तो वो कंटेंट है ना जो तुम्हारा रूट के अंदर में बैठा है। करेक्ट, d क्या है? d तो मेरा वो कंटेंट है जो रूट के अंदर में बैठा हुआ है। करेक्ट, तो अगर मेरा d 0 है, when d is 0, क्या मेरा रूट के अंदर वाला जो पार्ट है दैट इज -b +- ये तो d है डिवाइडेड बाई 2 है। यही तो मेरा फॉर्मूला होता है श्रीधर आचार्य का जब मैं रूट्स निकालता हूँ। तो अगर मेरा d 0 हो गया मतलब क्या?
माइनस बी प्लस माइनस रूट 0/2a, करेक्ट? कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब मेरे को -b/2a ही मिलना है ना, यही मेरा दोनों रूट्स होगा। तो क्या इस केस में जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 है, क्या मेरा रूट वाला जो भी पार्ट है प्लस माइनस, क्या उससे कुछ भी फ़र्क पड़ रहा है सोल्यूशन पे? वो उससे तो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि भैया रूट 0 मेरा 0 ही होता है। अब आप चाहे 0 को ऐड करो या 0 को सब्ट्रैक्ट करो, बात तो मेरे लिए एक ही पढ़ना है। तो मेरा रूट्स क्या आ जाना है? मेरा रूट्स अगर मैं देखूँ तो वो दोनों तरफ -b + 0/2 है, -b - 0/2 है, तो दोनों रूट्स तो सेम ही आना है। तो अब समझ में, मेरा जब d 0 होता है तो मेरा रियल एंड इक्वल क्यों आता है? इक्वल क्यों आता है? क्योंकि मेरा रूट के अंदर में जो बैठा हुआ है, यानी कि मेरा जो ये पूरा पार्ट है +/√b² - 4ac हैज़ नो इम्पैक्ट। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बैठा रहे नहीं बैठा रहे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। समझ में आया? पक्का बात? ठीक है। अब अपने देखते हैं, अब तुम लोग को ऑल क्लैरिटी मिलेगा। अब तुम खुद से सोच पाओगे कि भैया जब d > 0 है तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है देखते हैं। तो जब मेरा d 0 से बड़ा है, मतलब -b + √, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो चलो अपने 4 ले लेते हैं एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है? तो क्या मैं बोलूँगा कि भैया क्योंकि मेरा इसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर बैठा हुआ है, मतलब इसका कुछ ना कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा, पॉइंट में आए नहीं आए, कुछ भी एक 0 से बड़ा नंबर आएगा, करेक्ट? अगर मेरा स्क्वायर रूट के अंदर में 0 से बड़ा नंबर बैठा है तो उसका स्क्वायर रूट भी 0 से बड़ा नंबर ही आना है, करेक्ट है ये तो चीज़, ठीक है? तो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे सोल्यूशन पे? मैं बोलूँगा सोल्यूशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो भी नंबर आना है मेरा स्क्वायर रूट को सॉल्व करके, एक बार वो मेरा प्लस होगा, एक बार वो मेरा माइनस होगा। एंड क्योंकि वो मेरा प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है, मेरा आंसर कभी सेम तो आ नहीं सकता, है ना? ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सिनेरियो में मैं बोलता हूँ कि मेरा जो रूट्स आता है वो रियल तो होता है, पर वो क्या हो जाता है? डिस्टिंक्ट हो जाता है। डिस्टिंक्ट क्यों होता है? इस कॉम्पोनेंट के वजह से। क्यों? क्योंकि आप एक ही नंबर को प्लस भी कर रहे हो और माइनस भी कर रहे हो, तब तो ऐसा कोई हालत में नहीं हो सकता कि तुम्हारा आंसर सेम आ जाए। तो तुम्हारा आंसर क्या आता रहेगा? अलग आएगा। तो इस सिनारियो में अपने बोलते हैं मेरा रूट्स क्या आना चाहिए? मेरा रूट्स आना चाहिए डिस्टिंक्ट और साथ ही साथ रियल। अब क्लियर है? इन द सेम वे जब मेरा d <0 होता है तब मेरा आंसर में i आने लग जाता है, क्योंकि -√(-1) इस आयोटा, एंड क्योंकि मेरे √(-1) को मैं आयोटा लिखता हूँ विच इज़ नथिंग बट अ इमेजिनरी नंबर, एंड जैसे ही मेरे को कोई भी नंबर में i दिखा, वो नंबर मेरा इमेजिनरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो जहाँ जहाँ पर मेरा डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 मतलब क्या? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर है मतलब क्या? कि मेरा आयोटा दिखेगा मेरे को। अगर आयोटा दिख गया तब तो वो रियल नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मेरा रूट क्या बन जाता है फिर वो बन जाता है मेरा इमेजिनरी रूट्स। इज दिस पूरा कंसेप्ट क्लियर? पूरा बैकग्राउंड भी अब समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है? 10 में अपने सिर्फ ये पढ़ते हैं कि बस ये चीज़ होता है, अब क्यों होता है ये भी अपने समझ चुके हैं। पक्का? इसको कॉपी कर लो फटाफट। दिख रहा है? कर लो फटाफट से कॉपी। अच्छा ठीक है, एक काम करना, तुम समझ में आया ना अभी ये सारा चीज़, एक बार में कॉपी कर लेना। चलो अब अपने बढ़ते अपना थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ।
ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, अपने थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिससे अपने को पता चले कि अपना क्वेश्चन में अपने को ये कंसेप्ट अप्लाई किस तरह से करना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखूँगा, आंसर भी पूरा सॉल्व करवाऊँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो अपने सॉल्व करेंगे, ये तो अपना वर्कशीट का ही क्वेश्चन है। खोल लेता हूँ मैं वर्कशीट, एक सेकेंड में। मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूँ? यस। मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, मेरे पास मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया हुआ है और मेरे को चेक करना है कि मेरा नेचर किस टाइप का है। मेरे को मेरा रूट्स निकालने नहीं बोला है, बस मेरे को मेरा नेचर ऑफ द रूट्स पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लिख लेता हूँ, 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट स्टेप जो मेरा होता है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, डैट इज़ मैं इसको अपना जनरल फॉर्म से कंपेयर करूँगा। ठीक है, मेरे को अगर मैं अपना जनरल फॉर्म से कंपेयर किया तो मेरे को a का वैल्यू मिल रहा है 4, b का वैल्यू मिलता है -12 और c का वैल्यू मेरे को मिलता है 9। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, टू डिटरमाइन मेरा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स, मेरे को सबसे पहले अपना डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। डिस्क्रिमिनेंट इज़ नथिंग बट b² माइनस 4ac। तो अगर मैं अपना वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे को क्या मिलना है, b² यानी कि -12 का स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 टाइम्स 4 इंटू 9। ठीक है, सो ये मेरे को मिलेगा 144 माइनस 144 विच विल कम आउट टू बी मेरा 0। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को मेरा d का वैल्यू 0 मिला है, मैं यहाँ पर बोलूँगा कि मेरा जो रूट्स है दे आर रियल एंड इक्वल रूट्स। इज दिस क्लियर? दिस वॉज अपना 1 का पार्ट 1। ठीक है, चलो परफेक्ट। अब अपने बढ़ते अपना सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे मेरे को बोला है 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4x² माइनस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगेन मैं इसको अपना ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करूँगा। ठीक है, सो मेरे को a का वैल्यू जो मिलना है डैट विल कम आउट टू बी 4। मेरे को मेरा जो b का वैल्यू मिलना है डैट विल कम आउट टू बी -4√3 और जो c का वैल्यू मिलना है डैट विल कम आउट टू बी 3। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास मेरा a b और c का वैल्यूज़ दिया हुआ है, मेरे को सबसे पहला स्टेप जो करना है डैट इज़ अपना b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। ठीक है, b² माइनस 4ac का जो मेरा वैल्यू आएगा डैट विल बी -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, सो -4√3 का होल स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, दिस विल बी 4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर बन जाएगा मेरा 3 और इंटू 16 करूँगा तो मेरे को मिलेगा 48। तो 48 माइनस अगेन वापस मेरे को यहाँ पर d का वैल्यू जो मिल रहा है डैट इज़ 0 ओनली। ठीक है, एंड क्योंकि मेरे को मेरा यहाँ पे अगेन वापस से मेरा वैल्यू 0 मिल रहा है ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, मेरा जो रूट्स आएगा डैट विल बी रियल एंड इक्वल रूट्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब अपने बढ़ते अपना नेक्स्ट पार्ट पे विच इज़ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। यहाँ पर जो मेरा इक्वेशन दिया हुआ है डैट इज x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 2√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन ऑन कंपेयरिंग मेरे को मेरा a का वैल्यू मिलेगा 1, b का वैल्यू मिलेगा -2√2 और c का वैल्यू मेरे को मिलेगा 1। करेक्ट? ठीक है, अब मेरे को अपना d का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस विल बी -2√2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1। करेक्ट? एंड मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 8 माइनस 4 विच इज़ 4। करेक्ट है, एंड
क्योंकि मेरा यहाँ पर 4 इज़ ग्रेटर देन 0, मेरा रूट्स क्या आ जाएगा, दिस टाइम दिस विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्योंकि मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा है तो मेरा रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब अपने बढ़ते अपना लास्ट पार्ट पे। चलो, दिस इज एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप भैया, इसको कंपेयर करना पड़ेगा मेरा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। द फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मैं बोलूँगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? अगर मैं अपना फर्स्ट क्लास का डेफिनेशन को याद करूँ, मेरे को डेफिनेशन बोलता था कि भैया मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का हर इक्वेशन को मैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूँगा। पर उसमें एक कंडीशन था। वो कंडीशन क्या था? भैया मेरा ए 0 नहीं हो सकता। क्या मैंने बी पे मना कुछ किया था? क्या मैंने बी 0 नहीं हो सकता एक बार भी बोला था? वो तो मैंने नहीं बोला था। तो क्या यहाँ पर मेरा ए 0 है? ए 0 है, ए तो 0 नहीं है। मेरा बी 0 है ना? मेरा तो बी 0 है, तो बी 0 होना तो एक्सेप्टेबल है मेरे को। पर ए 0 हो जाता तो मैं इसको क्वेश्चन को देता ही नहीं, मतलब मैं क्वेश्चन को नॉट सॉल्वेबल लिख के मना कर देता। बट यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मेरा ए का वैल्यू तो 1 आएगा। क्योंकि बी वाला टर्म नहीं है तो मैं इसको 0x लिख के, 0 टाइम्स x लिख के मैं अपना b का वैल्यू 0 बोल सकता हूँ और c का वैल्यू मेरे को मिलेगा 9। करेक्ट? तो मेरे को जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू मिलेगा डैट विल बी -36। एंड क्योंकि मेरा लेस देन 0 है तो मेरा रूट्स विल बी इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, मेरा जो रूट्स आएगा डैट विल बी इमेजिनरी रूट्स। इज दिस क्लियर? पक्का? ठीक है, तो यहाँ पर अपना वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट होता है। अब अपने रैदर देन कंटिन्यूइंग फ्रॉम दी वर्कशीट अपने थोड़ा बहुत अपने ऐसे ही क्वेश्चंस लेंगे, तो क्वेश्चन भी कॉपी डाउन कर लेना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस ब्रैकेट में k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, सो मेरे को इधर क्या बोला गया है? मेरे को बोला गया है कि मेरे पास मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। क्योंकि मेरे को मेरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिख रहा है, मेरे को मेरा एक्स वाला टर्म भी दिख रहा है, मैं बोलूँगा कि हाँ ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। ठीक है, अब क्योंकि मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे को ये भी बोल दिया है कि इस इक्वेशन का जो रूट्स निकलेगा, रूट्स किसका निकलता है? हमेशा वेरिएबल का निकलता है। और यहाँ पर मेरा वेरिएबल कौन है? एक्स या के? एक्स है या के है? दिस इज एक्स है। ठीक है, तो मेरा एक्स का जो रूट्स निकल रहा है वो मेरा इक्वल रूट्स है। ठीक है, अब भैया इक्वल रूट्स कब आता है? जब मेरा डी तो 0 है। करेक्ट? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस इक्वेशन का जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट होगा, इस इक्वेशन का जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो कितना आ जाना चाहिए? वो मेरा 0 आना चाहिए। करेक्ट? तो क्या अगर मैं अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालूं जो के टर्म्स में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास नंबर्स तो देखने को ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पर तो के ही भर दिया है, तो अगर मैं के को 0 से इक्वेट कर दूं तो मेरे को मेरा वैल्यू मिल जाएगा के का। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि भैया मेरा ए की जगह पर बैठा है 1, ठीक है, बी के जगह पर बैठा है 4k एंड सी के जगह पर बैठा है मेरा k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज प्लस 2।
ठीक है। सो अब अगर मेरे को बोलना है कि मेरा d इज इक्वल टू 0 रैदर, तो आई कैन से कि भैया b² माइनस 4ac वो भी 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर d 0 के बराबर है तो उसका फॉर्मूला भी तो 0 के बराबर होगा। तो b के जगह पर कौन बैठा है, 4k बैठा है, तो मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा, -4 × 1 ब्रैकेट में k² माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4k का होल स्क्वायर मेरे को क्या मिलेगा, दिस विल बी 16k², करेक्ट, ठीक है, माइनस, अब मैं इसको अपना ब्रैकेट को खोलूँगा। ब्रैकेट को खोलने के लिए मेरे को इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब कि सबसे पहले मैं 4 को मल्टीप्लाई करूँगा k² के साथ, तो मेरे को मिलेगा -4k², देन मेरे को मिलेगा +4k, ठीक है, एंड देन मेरे को मिलेगा -8 विच विल बी इक्वल टू 0। लास्ट पे तो माइनस है ना, हाँ, ठीक है। सो अब मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा k² और k² वाला टर्म्स आर लाइक टर्म्स, ठीक है, मतलब उनका वेरिएबल वाला कंपोनेंट सेम जगह पे है, तो आई कैन राइट दिस एज 12k² प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर मैं अपना 4 को कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, 3k का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड अगर मैं अपना 4 को उधर भेज दूँ तो मेरा जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k बचेगा, दिस विल बी 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, लिखते जाओ। सो अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा अपना मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक के लिए मैं 3 × 2 का एलसीएम लूँगा, जो कि मेरे को 3 और 2 ही मिलना है, एंड क्योंकि मेरे पास प्लस k बैठा हुआ है तो आई कैन राइट दिस एज +3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं 3k को ले लूँगा कॉमन, तो मेरे को मिलेगा k + 1 माइनस 2k + 1 इज इक्वल टू 0, एंड मेरा 3k माइनस 2 टाइम्स k + 1 विल बी इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, ज़ीरो प्रोडक्ट रूल, ठीक है, मतलब कि अगर मेरा किसी भी दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, मतलब कोई एक चीज़ गारंटी है कि 0 आया होगा, तो मेरे को पहला जो k का वैल्यू मिलेगा डैट विल बी 2/3, एंड जो दूसरा k का वैल्यू मिलेगा डैट विल बी -1। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर मेरा k का वैल्यू 2/3 या फिर -1 होगा, तो ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसका रूट्स कैसा निकल करके आ जाएगा, दिस विल बी मेरा एक इक्वल रूट्स निकल करके आएगा। रियल एंड इक्वल या फिर इक्वल, बात तो एक ही है, यही तो बोला था ना कि मेरा इक्वेशन का इक्वल रूट्स आ रहा है। ऐसा k का वैल्यू निकालो जिससे मेरा रूट्स कैसा आ रहा है, इक्वल आएगा। तो अब ये मत सोचो कि भैया k का वैल्यू तो सेम आए नहीं, क्यों, k का वैल्यू सेम नहीं आना चाहिए, x का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो अगर तुम लोग को कोई भी डाउट है, तुम लोग एक बार k का वैल्यू को -1 या 2/3 को यहाँ पर रिप्लेस करके चेक कर सकते हो, x का रूट्स निकालना, x का रूट्स दोनों सेम आएगा, ठीक है। चलो अब अपन बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे को बोला है फाइंड दी, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p for which 2x² plus 3x plus p is equal to 0, यानी कि ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, हैज़ रियल रूट्स। सबसे पहला चीज़ भैया सिर्फ रियल रूट्स दिया हुआ है, क्या लिया जाए बोलो, सोचो, किया हुआ है 10 का बुक है। देखो मेरे पास मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, पक्का, ठीक है, मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
ये भी कन्फर्म है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा, भैया अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स निकल करके आएगा, रूट्स किसका निकलेगा, अगेन एक्स का निकलेगा, तो उसका जो रूट्स निकल करके आ रहा है वो रियल नंबर्स आ रहा है। तो अब आप बोलोगे भैया रियल नंबर्स में कैसा रियल नंबर आ रहा है, डिस्टिंक्ट आ रहा है कि इक्वल आ रहा है, ये भी तो नहीं पता ना, क्योंकि हमको तो समझना पड़ेगा कि भैया डिस्क्रिमिनेंट 0 लूँ कि ग्रेटर देन 0 लूँ, ठीक है। दोनों से चेक करके दोनों ही लेंगे, दोनों से चेक बार बार नहीं करेंगे, एक ही बार में करेंगे। यानी कि क्या, इट कैन आइदर बी डिस्टिंक्ट, क्या वो मेरे को चलेगा, डिस्टिंक्ट होने से भी चलेगा, रियल नंबर से मतलब, चाहे अलग हो सेम हो मेरे को मतलब नहीं है। इसी तरह इक्वल होने से भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैं करूँगा डैट इज टू कैलकुलेट कैपिटल डी, ठीक है। तो मेरा डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से अगर मैं अपना a का वैल्यू निकालूँ दिस विल बी 2, b का वैल्यू निकालूंगा तो दिस विल बी 3, और c का वैल्यू जो निकालूंगा डैट विल बी p। इज इट करेक्ट, ठीक है। सो अब क्या करूँगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन किस लिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला चीज़ को कवर करने के लिए। इक्वल टू मैंने क्यों लगाया, फॉर रियल एंड इक्वल वाले चीज़ को कवर करने के लिए, क्योंकि मेरे को दोनों ही चीज़ एक्सेप्टेबल थे। समझ में आ रहा है पक्का चीज़, ठीक है। अब b का वैल्यू मेरे को पता है 3 है, सो दिस विल बी 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे को मिलेगा 9 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मेरे को मिलेगा माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9। एंड फ्रॉम हियर आई कैन से कि मेरा जो p का वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 9/8। इज दिस क्लियर, ठीक है। मतलब हर वो वैल्यू जब मेरा p 9/8 या 9/8 से छोटा होगा, मेरा जो ये इक्वेशन है उसका रूट्स कैसा आ जाएगा, उसका रूट्स मेरा आ जाएगा डिस्टिंक्ट और इक्वल। यानी कि रियल नंबर्स तो होंगे ही होंगे, उसमें इक्वल भी आ सकता है और क्या आ सकता है, डिस्टिंक्ट भी आ सकता है। और अगर इसके डेप्थ में जाना है, इसका मतलब क्या है कि भैया अगर मेरा p का वैल्यू 9/8 है तो मेरा रूट्स आ जाएगा इक्वल, और अगर मेरा जो रूट्स है, अगर मेरा p का वैल्यू 9/8 से छोटा है तो मेरा रूट्स आ जाना है डिस्टिंक्ट। इज दिस क्लियर, पक्का, श्योर है, इजी। तो अपने यहाँ पर अपना थर्ड क्लास ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एंड करते हैं। जब अपने यहाँ पर आज की क्लास में पूरा अपना नेचर ऑफ द रूट्स का कंसेप्ट को ख़त्म किए, और नेक्स्ट क्लास में अपने बढ़ेंगे एक पूरा नया टॉपिक जो अपने क्लास 11 में आता है उसको कवर करेंगे, ठीक है।